गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 7 जून 2020 और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पास बन सकते हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से बहुत आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। हाल ही में फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है, उसमें शीर्ष पर कौन है? तो उसमें शीर्ष पर है काइली जेनर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस फोर्ब्स ने लिस्ट कब जारी की? तो 5 जून को ये लिस्ट जारी की गई थी। ठीक है, कितने सेलिब्रिटी शामिल थे? तो दुनिया के 100 सेलिब्रिटी इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। और भारत का कोई है क्या? भारत के इकलौते अक्षय कुमार सेलिब्रिटी हैं जिनको फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनका नंबर कितना? तो इनका नंबर है 52, इनका नंबर है। याद कीजिए इनकी रैंकिंग है। ठीक है, कितने डॉलर के साथ? तो 48.5 अमेरिकी डॉलर के साथ इनको शामिल किया गया। ठीक है, नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 जैसे देखा आपने तो काइली जेनर है। इनकी एज है 22 साल। ठीक है, और कितनी संपत्ति है? तो 590 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इनकी संपत्ति जारी की गई फोर्ब्स की तरफ से दोस्तों। और महिलाओं की श्रेणी में भी नंबर 1 सेलिब्रिटी हैं। 2 है कैनी वेस्ट 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ। और 3 नंबर पे हैं रोजर फेडरर, ये एक दोस्तों फुटबॉलर हैं और इनकी राशि 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और 4 नंबर पर हैं रोनाल्डो। कितनी इनकी दोस्तों राशि जारी की गई है? तो 105 मिलियन डॉलर की इनकी राशि जारी की गई है फोर्ब्स की तरफ से। ठीक है, सबसे कम उम्र की सेलिब्रिटी कौन सी थी? सबसे कम उम्र की सेलिब्रिटी थी दोस्तों पॉप सिंगर हैं अमेरिका के बिली एलिस, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, कौन से रैंक पर हैं? तो 43 नंबर पर हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे बूढ़े कौन है? तो सबसे बूढ़े दोस्तों हैं 77 साल के हैं, उनका नाम है पॉल मैकटोनी और उनका रैंकिंग दी गई है 91। ओके, अब दोस्तों इतना याद कीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो फोर्ब्स है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसके कार्यकारी अधिकारी है माइकल फेडरेले। ठीक है, माइकल फेडरेले इसके कार्यकारी अधिकारी हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में जारी टाइम हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो शीर्ष विश्वविद्यालय है ऑप्शन नंबर यानी कि IISc बेंगलोर दोस्तों। ये एक विज्ञान संस्थान है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत के कितने विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई? तो 72 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है भारत के। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा किस देश के विश्वविद्यालय को रैंकिंग दी गई दोस्तों? तो सबसे ज्यादा दिया गया जापान के। कितने संस्थान को? तो 110 संस्थानों को। उसके बाद किसको दिया गया? तो चीन के। कितने संस्थानों को? तो 81। और उसके बाद आता है भारत का नंबर 72 संस्थानों को रैंकिंग दिया गया। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 वर्ल्ड एशिया में कौन सी दोस्तों विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों वो चाइना के विश्वविद्यालय सिंघुआ विश्वविद्यालय। ठीक है, और 2 नंबर पर भी चाइना का है पेकिंग विश्वविद्यालय तथा 3 नंबर पे है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ओके, आप याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब देखिए जो रैंकिंग जारी की जाती है यूनिवर्सिटी की किसके अनुसार की जाती है दोस्तों? देखा जाता है कि जो ये यूनिवर्सिटी है वो उसका आय कैसा है, कितना वो कमा पा रही है। ठीक है, उसका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दृष्टिकोण क्या है और जो उसमें टीचर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो किस लेवल के हैं। ठीक है दोस्तों, स्थायी देखा जाता है, फिर रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, अब देखिए भारत के कौन कौन से विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं तो दोस्तों वो भी जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए 36 नंबर पर जैसे मैंने बताया और भारत में सबसे पहला हो गया IISc बेंगलोर। 47 नंबर पर रैंकिंग है IIT रोपड़। 59 पर है IIT खड़गपुर। 55 पर है IIT इंदौर। 67 पर है IIT दिल्ली। 69 IIT बॉम्बे। 83 IIT रुड़की और 92 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। ये पहली बार दोस्तों शामिल हुआ है। ओके, अगला प्रश्न। भारत का पहला मोबाइल पर चालू खाता खोलने वाला बैंक बना। ये तो बैंक बना, इंडसइंड बैंक बन गया दोस्तों। अब देखिए काम कैसे करता है दोस्तों? ये काम करता है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। और जिस भी व्यक्ति को अपना अकाउंट खुलवाना होगा इस बैंक में, वो इस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेगा और उसमें जैसे फार्म भरा जाता है सिंपल सा, उसमें फार्म भरा जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। और जो KYC होगी दोस्तों, KYC भी की जाएगी टोटली ऑनलाइन, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को जमा कराने की आवश्यकता नहीं इसके माध्यम से। ठीक है, अब देखिए ऐसी सुविधा चालू करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है दोस्तों। ठीक है,
याद कीजिएगा। आप जानते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पैसा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो इंडसइंड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है तो पुणे में इसका हेडक्वार्टर, पुणे का है महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन क्या है, वी मेक यू फील रिचर, इसकी टैगलाइन है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन प्रेजेंट टाइम पर तो सुमंत कथपालिया तथा प्रेसिडेंट है अरुण तिवारी जी दोस्तों। ओके, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी दोस्तों चैनल पर नए और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तभी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन अवश्य दबाइएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों नियुक्त किए गए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्शन नंबर यानी कि ब्रिजेश नवनीत जी। ये कौन है, ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के दोस्तों एक IAS अधिकारी हैं दोस्तों। अब देखिए इनको तो राजदूत नियुक्त किया गया, एक और नियुक्ति की गई है किस पद पर तो समिति के काउंसलर के पद पर, किसकी, अनवर हुसैन की नियुक्ति की गई है दोस्तों। ठीक है, आपको याद कर लेना। आप जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कौन कौन सी भाषा में यहाँ पर काम होता है तो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा में इसमें काम होता है। इसमें कितने देश इसके अंडर में आते हैं तो 164 देश इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, इसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर जनरल कौन है तो रॉबर्ट अजवेदो इसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, अगला प्रश्न देख लें, चलो फिर देख ही लेते हैं। कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है दोस्तों। ये भारतीय है, इनका नाम है, याद कीजिएगा, कृतिका पांडे। इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनकी एज कितनी है तो इनकी एज प्रेजेंट टाइम पर है 29 साल। ठीक है, अब देखिए किस कहानी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया दोस्तों। ये कहानी यानी कि द ग्रेट इंडियन टी एंड स्क्वैश नाम की इसकी एक कहानी है। देखिए अब देखिए इस कहानी में क्या है दोस्तों, दो प्रेमिकाओं की कहानी है दोस्तों। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, और जो मेल है वो मुस्लिम है और फीमेल दोस्तों हिंदू लड़की है। और इन पे प्यार हो जाता है। जो उनकी आसपास की जनता है उनको ही नज़र से देखती है। उनके बीच में ये कहानी है। ठीक है, और इसी के लिए दोस्तों इसको शामिल किया गया था। इसको लिखा कब गया था तो 2012 में इस लघु कथा को लिखा गया था कृतिका पांडे के द्वारा दोस्तों। अब देखिए जो इस पुरस्कार को जीता है उसको राशि कितनी दी जाती है, उसको कमाई कितनी होती है दोस्तों। विजेताओं को दिया जाता है 2500 पाउंड। 2500 पाउंड का मतलब भारतीय भाषा में कितना होता है, हमें तो भारतीय समझना है ना। तो 2.4 लाख की राशि। ठीक है, और सारे विजेताओं को कितनी दी जाती है तो 5000 पाउंड की राशि दी जाती है दोस्तों, यानी कि 4.72 लाख रुपीस। ठीक है, अब देखिए किन किन को दिया जाता है तो पूरे दोस्तों एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप और कैरिबियन के 5 रीजन के विजेताओं को ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। ओके, अगला प्रश्न, WEF 91वां द ग्रेट रीसेट वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष करेगा तो इसका आयोजन करेगा दोस्तों WEF 2021 में। ठीक है, अब की बार की इसकी थीम यानी विषय क्या है तो द ग्रेट रीसेट अब की बार का इसका विषय है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा तो दावोस में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा 2021 में जनवरी में। ठीक है, अब कैसे किया जाएगा दोस्तों तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि इसमें सामने सामने नहीं किया जाएगा, एक स्क्रीन के माध्यम से ये कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी दोस्तों। वो पूरे वर्ल्ड के लगभग 400 से अधिक इसके जो संस्थान है, इसके जो हब है दोस्तों, वहाँ से जितने भी युवाओं हैं वो इसमें साझेदारी लेंगे, भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये काम क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है जितने भी व्यापार होता है वर्ल्ड में उसका रूल बनाना और उसकी देख रेख करना, इसका काम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ओके, तो इसके बारे में जान ही लेते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी तो जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कौन है तो कोलोन, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कोलोन में है। कोलोन कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दोस्तों दोनों हैं क्लाउस श्वाब जी। ओके, याद कीजिएगा। अगला देख लेते हैं,
सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वतन ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया जम्मू और कश्मीर सरकार की तरफ से। किसने लॉन्च किया? तो जम्मू और कश्मीर के पेंटाइम के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने इसको लॉन्च किया। देखिए जो मेरा वतन ऐप ये है क्या? तो ये एक वेतन ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों। अब देखिए ये किसके लिए काम करेगा? तो जो भी जम्मू और कश्मीर सरकार के अंडर में व्यक्ति काम करता होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता होगा, उनके लिए दोस्तों ये ऐप है। ठीक है, करना क्या होगा? तो इस ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद उसमें डालना दोस्तों अपना आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जीपीएफ नंबर, सीएसटी नंबर दोस्तों, और उसके बाद वो उस कर्मचारी का कितना वेतन मिलता है उसको महीने में, ठीक है, भत्ता कितना मिलता है उसको, कितने भत्ते में कटौती की गई, उसको कितना टैक्स की दिया गया, सारी की सारी जानकारियाँ इस ऐप के माध्यम से वो जानकारी ले सकता है, वो पता कर सकता है दोस्तों। अब देखिए इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी के जम्मू और कश्मीर शाखा ने इसको बनाया है। ठीक है, अब देखिए इस ऐप के बारे में आपने जान लिया, तो अब हम जानेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में। दोस्तों जम्मू और कश्मीर है तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर में, और इसके पेन टाइम के गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पेन टाइम के गवर्नर हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके पार्लियामेंट सीटें कितने? राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर में आता है, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वन टाइम के चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। ओके, अब देखिए इसका राजकीय जानवर है कश्मीरी हंगुल। राजकीय पक्षी क्या है? काली गर्दन वाला सारस। राजकीय फूल है कमल। राजकीय पेड़ दोस्तों चिनार का पेड़। ओके, अगला प्रश्न जानते हैं। आत्महत्या और भ्रातृ घातक की जांच के लिए स्पंदन अभियान किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? तो इसको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों लगभग 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों ने दोस्तों 50 से अधिक लोगों ने आत्महत्या करी दोस्तों, तो इसीलिए इसको लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी पुलिसकर्मी है दोस्तों उनको क्या तनाव है और कैसे वो उससे डील कर रहे हैं उसके जानना और उसको हल करना इस स्पंदन अभियान का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, आप जानेंगे दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के बारे में। जो छत्तीसगढ़ है इसकी राजधानी कहाँ है? तो रायपुर। इसके पेन टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल तथा गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11 सीटें। ठीक है, अब देखिए राज्य कब बना था? 1 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था, और इसके पेन टाइम के चीफ जस्टिस दोस्तों PR रामचंद्र मेनन, और हाई कोर्ट किसके अंडर में आता है? तो बिलासपुर हाई कोर्ट के अंडर में आता है। इसके राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। राजकीय पक्षी है वन भैंसा यानी कि जंगली भैंसा। वृक्ष है साल। फूल है गेंदा, और वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ओके, अगला प्रश्न। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप किसकी संयुक्त पहल है? दोस्तों इस संयुक्त पहल ऑप्शन नंबर डी यानी कि आवास और शहरी विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन तीनों की ये पहल है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस पहल यानी कि ट्यूलिप कार्यक्रम के अंदर में किया क्या जाएगा दोस्तों? इसमें ये किया जाएगा कि आमतौर पर जाने कि लॉकडाउन की स्थिति जो भी बनी हुई है उसमें हमारी जो पढ़ने की व्यवस्था है वो सारी खराब हो गई, तो ये जो भी शहरी क्षेत्र में विद्यार्थी होंगे दोस्तों उनको फिर से कोचिंग दिया जाएगा, फिर से पढ़ाने की जो भी प्रक्रिया है उसको चालू किया जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो आवास और शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मंत्री दोस्तों हरदीप सिंह पुरी, और दोस्तों ये नागरिक उड्डयन के मंत्री भी हैं। ठीक है, और केंद्रीय मानव संसाधन के मंत्री कौन है दोस्तों? ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मंत्री हैं अनिल डी सहस्रबुद्धे। मंत्री ने दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं, आप माफ कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न। भारत सरकार ने नगर वन कार्यक्रम देश भर के कितने निगमों और शहरों में शुरू किया है? दोस्तों शुरू किया गया 200 नगर और कार्यक्रमों में। भारत सरकार ने नगर वन कार्यक्रम देश भर के कितने निगमों और शहरों में शुरू किया? तो शुरू किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 200 निगमों और शहरों में इसको शुरू किया गया। ठीक है, अब इसको लॉन्च कब किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया दोस्तों पर्यावरण दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में 5 जून को इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। अब देखिए इसके अंतर्गत में क्या किया जाएगा? तो लोगों से कहा जाएगा कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं यानी कि वृक्षारोपण
किया जाए। ठीक है, इसकी जानकारी किसने दी, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं दोस्तों, ये हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने इसकी जानकारी दी दोस्तों। अब ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी हैं, आप यह कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया, वह क्या थे दोस्तों, वह थे एक गीतकार। ठीक है, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं वही है अनवर सागर। दोस्तों एक फिल्म आई थी 1992 में अक्षय कुमार की, उसका फिल्म का नाम था खिलाड़ी, आपने देखा होगा। इसके बैक टू बैक 3 फिल्में आई थी और सब फिल्म में इन्होंने ही गीतकार ये बने थे दोस्तों। अब देखिए किसके साथ इन्होंने काम किया था दोस्तों, जाने माने नाम है नदीम श्रवण, राजेश रोशन, जतिन ललित, अनु मलिक जैसे दोस्तों बहुत अच्छे संगीतकार और निर्देशकों के साथ इन्होंने काम किया हुआ और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब देखेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव कौन बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, तो कपिल देव त्रिपाठी जी सचिव बन गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए किसका सही जवाब किसने दिया, तो विजय कुमार, श्याम सिंह, सोनी जायसवाल, रितेश दुबे, एजुकेशन क्लास, अमित मलिक, कुणाल कुमार सिंह और कृष्णा चनीजा, इन सब दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो ठीक है, शॉप टू स्टेलिंग द स्टोरी ऑफ पीवी संधू पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। इस पुस्तक के लेखक जो भी होंगे आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना दोस्तों। पुस्तक से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको भी याद भी कीजिएगा। ओके, और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों मन लगाकर पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए करंट अफेयर की और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।